हेलो वीवर्स, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसके पीछे मैंने आपको एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन पार्ट 1, जिसमें मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिशन स्टेप्स एक्सप्लेन किया था। आज इसी के आगे मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर और इसका आगे न्यूट्रिशन इन मल्टीसेलुलर। तो पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि न्यूट्रिशन यूनिसेलुलर में किस प्रकार से होगा। तो स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन वही होते हैं और वो क्या है, एक बार मैं आपको फिर से रिमाइंड करा दूँ। पहला आपका इंजेशन, दूसरा आपका डाइजेशन, नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन, नेक्स्ट एसिमिलेशन और नेक्स्ट है आपका इजेशन। ये 5 स्टेप्स आपके यूनिसेलुलर में भी होगा और ये 5 स्टेप आपके मल्टीसेलुलर में भी होता है। तो आज मैं आपको यूनिसेलुलर में जो एग्जाम्पल लूंगा वो एग्जाम्पल है आपका अमीबा। अमीबा में एग्जाम्पल देखकर मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से ये न्यूट्रिशन होगा। तो देखिए, हम सभी जानते हैं कि अमीबा एक यूनिसेलुलर इर्रेगुलर ऑर्गेनिज्म होता है और ये इसका न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म और ये इसका यहाँ पर एक फूड वैक्यूल्स है, फूड वैक्यूल। इसमें बहुत सारे स्यूडोपोडिया होते हैं, यानी कि अमीबा जब फूड पार्टिकल्स को कंटेन करता है तो ये आपका स्यूडोपोडिया। और ये कोई आपका फूड पार्टिकल्स है। ये फूड पार्टिकल जब इस स्यूडोपोडिया के पास आएगा तो ये स्यूडोपोडिया उसे क्या करता है, इंटर कर लेता है और इंटर करके ये इस जगह पे अब फूड पार्टिकल्स आ चुका है अंदर। ठीक, तो ये आपका फूड वैक्यूल हो गया और ये इसके अंदर फूड पार्टिकल हो गया। तो ये आप देखिए कि किस प्रकार से होता है इंजेशन। इसमें जो होगा वो इंजेशन आपका बॉडी इनटेक कर लेती फूड मटेरियल को, तो यहाँ फूड मटेरियल इनटेक हो जाता है स्यूडोपोडिया के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट है डाइजेशन। जो फूड वैक्यूल्स होता है इसी के अंदर कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन उस फूड पार्टिकल से जो भी मटेरियल मिलेगा, जो भी सब्सटेंसेस मिलेगा, वो साइटोप्लाज्म के द्वारा क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। एसिमिलेशन, चूँकि सिंगल बॉडी होती है और सिंगल बॉडी होने के कारण जो भी बॉडी ग्रोथ होती है वो एक सेल के अंदर ही पूरी ग्रोथ हो जाती है। नेक्स्ट है इजेशन। इजेशन, जिस प्रकार से ये फूड पार्टिकल्स अंदर की ओर आया है वैसे ही ये फूड पार्टिकल्स बाहर की ओर निकाल दिया जाता है। तो ये आपका जो है अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है यहाँ पर और ये आगे की ओर जो है वो निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से आपका ये फूड पार्टिकल्स बॉडी के बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये आपका फूड वैक्यूल विद फूड। तो अनडाइजेस्टेड फूड के साथ ये पूरी की पूरी क्या हो जाती है, ये बाहर चली जाती है। तो ये था आपका न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब इसी प्रकार से हम न्यूट्रिशन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पढ़ने के लिए हमें पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, जो कि एक टिपिकल प्रोसेस होती है। तो अब मैं आपको न्यूट्रिशन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बताने जा रहा हूँ। देखिए, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ना है। और ये हम सभी जानते हैं कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होता है। इसके अंदर बहुत सारी छोटे छोटे ऑर्गन्स इनबिल्ट होते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की हम बात करें तो ये 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला देखें तो आपका एलिमेंट्री कैनाल होता है,
और नेक्स्ट आपका होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक, तो आपका जो एलिमेंट्री कैनाल होता है, ये एलिमेंट्री कैनाल के कई पार्ट्स होते हैं। ठीक, लेकिन उसके पहले हम एलिमेंट्री कैनाल के बारे में जानते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल लगभग 9 मीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है। 9 मीटर लगभग जो है ये लंबी एलिमेंट्री कैनाल आपकी होती है, और जिसमें अलग अलग भाग होते हैं। माउथ से या आपकी एनस तक फैली हुई एक एलिमेंट्री कैनाल होती है, जिसके अलग अलग भाग होते हैं। और ये भाग क्या है? सबसे पहले आपका आता है माउथ, देन माउथ कैविटी। इस माउथ कैविटी को बकल कैविटी भी कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट ईसोफेगस, इसे फूड पाइप भी कहते हैं। नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन, और नेक्स्ट लार्ज इंटेस्टाइन, जिसे हम कोलन तक पढ़ते हैं। ठीक, तो ये बेसिकली कुछ पार्ट्स हैं, जिन पार्ट्स के आधार पर हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे। और अगर हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात करें तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी अलग अलग प्रकार की होती हैं। सबसे पहले आपकी सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। ठीक, नेक्स्ट लीवर, नेक्स्ट पैंक्रियाज, नेक्स्ट इंटेस्टाइनल ग्लैंड, जिनसे अलग अलग डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होते हैं और ये फूड में मिक्स होकर फूड को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। तो आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि अलग अलग पार्ट्स में कौन कौन से पार्ट्स में कौन कौन सा फूड मटेरियल डाइजेस्ट होगा और किस किस डाइजेस्टिव एंजाइम की प्रेजेंस में होगा। लेकिन उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर प्रोसेस पढ़ते हैं माउथ। तो माउथ देखिए, ये बॉडी के ऊपर फेस पर एक अपर्चर में से एक छेद होता है। तो ये आपका माउथ है। माउथ के द्वारा इंजेक्शन किया जाता है, यानी कि फूड मटेरियल को इनटेक किया जाता है। ये आपका माउथ होगा। ठीक, माउथ में अगर आप देखें तो माउथ का सिर्फ एक अपर्चर ही होता है। अपर्चर में सिर्फ एक होंठों से घिरा हुआ छेद होता है। इसके बाद जो आपका स्ट्रक्चर आता है वो है माउथ कैविटी, या इसे हम बकल कैविटी भी कहते हैं। माउथ कैविटी या बकल कैविटी। माउथ कैविटी में बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं। पहला आपका टीथ होता है, दूसरा आपका टंग, और तीसरा आपका सलाइवरी ग्लैंड होता है। तो अगर हम पहली बात करें टीथ का, तो टीथ जो होता है इसका भी एक स्ट्रक्चर होता है। और ये स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ह्यूमन बींग्स के अंदर 3 प्रकार के आपके जो है वो टीथ को डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर थीकोडोंट। ठीक, नेक्स्ट की हम बात करें तो नेक्स्ट आपका जो है, नेक्स्ट आप देखें तो ये आपका थीकोडोंट के बाद हेट्रोडोंट, नेक्स्ट डाइफोडोंट। तो ये 3 प्रकार के आपके यहाँ पर दांत होते हैं। तो 3 प्रकार के दांत में अगर हम देखें कि थीकोडोंट, हेट्रोडोंट और डाइफोडोंट क्या है, तो थीकोडोंट ये आपका होता है टीथ embedded in jaw।
हेट्रोडॉन मीन्स होता है डिफरेंट टीथ, और यहाँ पे आपके दो प्रकार के दांत होते हैं, एक आपका मिल्क होता है और दूसरा आपका परमानेंट होता है। तो यानी कि थिकोडॉन मीन्स ह्यूमन बींग्स के अंदर जो दांत होते हैं वो जाके सॉकेट्स में फिट होते हैं। नेक्स्ट हेट्रोडॉन, कई प्रकार के दांत होते हैं, बेसिकली 4 प्रकार के दांत होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। और नेक्स्ट है डाइफोडॉन, तो पूरे लाइफ स्पैन में, पूरे जीवन काल में 2 प्रकार के दांत निकलते हैं, एक होता है मिल्क टीथ, मिल्क टीथ टूट जाते हैं, उसके बाद परमानेंट टीथ निकलता है, तो लगभग 8-10 साल के बाद परमानेंट टीथ जो है वो निकलता है। ठीक, तो अब हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं आपको कि इसका आगे कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। थिकोडॉन डिफरेंट टाइप्स के दांत जो होते हैं ये आपके इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अगर हम बात करें कि ये काम क्या करते हैं, तो काम आप देखें कि करने का काम क्या है, तो ये आपका कटिंग का काम करते हैं, ये बाइटिंग का काम करते हैं और ये च्यूइंग का काम करते हैं। काटने का, फाड़ने का और चबाने का काम इन 4 प्रकार के दांतों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आप देखें तो ये जो आपका डाइफोडॉन है, ये मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ का एक फिक्स फार्मूला होता है। ये किस प्रकार से होता है ये आपको मैं इसी जगह पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहले मैं आपको परमानेंट टीथ का एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक, लाइफ स्पैन में अगर आप देखें तो ये आपका टोटल नंबर होता है। तो ये 2 जा होते हैं, एक अपर जा होता है, दूसरा लोअर जा होता है। तो अपर जा चूँकि हाफ कैलकुलेट किया जाता है 2 1 2 3, ये अपर जा हुआ, अपान 2 1 2 3 ये लोअर जा हुआ। इसको 2 से हम क्या करते हैं, वो मल्टीप्लाइज कर देते हैं। तो 2 3 5 8 आपके ऊपर हो गए और 8 आपके नीचे हो गए। अब आप इस जगह चाहे डिवाइड इसको मल्टीप्लाइज करें और चाहे आप इस जगह डिवाइड इसमें मल्टीप्लाइज करें, तो ये हो जाएगा 16/16। तो 16 दांत ऊपर होते हैं और 16 दांत नीचे होते हैं, टोटल हो गया आपका 32। ह्यूमन बींग्स के अंदर 32 दांत होते हैं, वो इस फार्मूले के बिहाफ पे कैलकुलेट किया जाता है। अगर हम इसी को कैलकुलेट करें कि मिल्क टीथ क्या होगा, यानी दूध के दांत, तो दूध के दांत थोड़े से कम हो जाते हैं, और दूध के दांत जो कम होते हैं वो इस प्रकार से हम इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हम मिल्क का बताने जा रहे हैं कि मिल्क टीथ क्या होगा। 2120, सब कुछ बिल्कुल वैसे ही है, बस जो आपका मोलर होता है, मोलर 0 होता है। तो अब इसका भी फार्मूला हो जाएगा 2120, ये अपर जा है, अपान 2120 ये लोअर जा है। तो टोटल कितना हो गया, ये आपका हो गया कितना, 5 दांत ऊपर और 5 दांत नीचे। इसको 2 से मल्टीप्लाइज कर देंगे तो 10 टीथ आपका अपर जाम में और 10 टीथ आपका लोअर जाम में, एग्जैक्ट 20 टीथ। तो जो दूध के दांत होते हैं वो 20 होते हैं, एग्जैक्टली 20 दांत जो है वो ह्यूमन बींग्स के अंदर होता है। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि दांत कितने प्रकार के हैं। ठीक, इसी जगह पे मैं आपको एक टॉपिक और एक्सप्लेन कर दूं, और वो है आपका डेंटल कैरीज। डेंटल कैरीज जो होता है, ये डेंटल प्लाक भी आपने सुना होगा कि डेंटल प्लाक क्या होता है। दांतों में एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया के प्रेजेंट होने की वजह से इनेमल का सॉफ्टन हो जाना, ये डेंटल कैरीज होता है। एक्चुअली ये तब होता है क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे मुंह में वो फूड पार्टिकल्स दांतों में चिपक जाते हैं, जिससे एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया क्रिएट होते हैं। वो एसिड को क्रिएट करते हैं और इस वजह से हमारे दांतों पर, इनेमल पर एसिड की छोटी छोटी सी परत जमने लगती है। सलाइवा उसे न्यूट्रलाइज कर देता है, या ब्रश करने पे वो न्यूट्रलाइज हो जाता है।
लेकिन यहाँ पर जो है वो स्टिकी फूड पार्टिकल्स इन बैक्टीरिया के साथ चिपक जाते हैं, जिससे कि एक मोटी सी लेयर बन जाती है, जिसे हम डेंटल प्लाक कहते हैं। और डेंटल प्लाक, अब ये सलाइवा इसे न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता है। न्यूट्रलाइज ना करने के कारण इसमें होल हो जाता है, इसे डेंटल प्लाक कहते हैं। और इनेमल की वाइटनेस भी खत्म होने लगती है, दांत पीले होने लगते हैं, इसे ही डेंटल कैरीज कहते हैं। ये प्रॉपर वे में ब्रश करने से और साथ ही साथ ठीक से अपने दांतों को सैनिटाइज करने से आपके दांतों में डेंटल कैरीज या डेंटल प्लाक की प्रॉब्लम कभी भी क्रिएट नहीं होती। ठीक, तो नेक्स्ट अब आप देखिए, तो इस जगह पर अब आपका आता है टंग। टंग जो आपका है ये टीथ। नेक्स्ट आपका टंग आता है। तो टंग देखिए, टंग का काम जो होता है वो मिक्सिंग ऑफ सलाइवा होता है माउथ में। तो आप खाने को मुंह में ही लेफ़्ट राइट करते हैं तो उससे सलाइवा मिक्स हो जाता है। साथ ही साथ टंग जो होती है, इट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन। ये इसमें हड्डियां नहीं होती है, मस्कुलर ऑर्गन्स होता है, जो कि माउथ कैविटी से एक फ्लोर के द्वारा, इसे फरेलम बोलते हैं, फरेलम से जुड़ा होता है। ठीक, इसे हम माउथ कैविटी फ्लोर भी कहते हैं, इससे अटैच होती है। ये जो आपका टंग होता है, टंग के ऊपर टेस्ट बड्स होते हैं जो खाने के अलग अलग टेस्ट को पकड़ते हैं, जैसे साल्टी हो गया, बिटरनेस हो गया या स्वीटनेस हो गया। ठीक, इन स्वाद को जो है वो टंग पकड़ने का काम करता है। नेक्स्ट आते हैं सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड से एक एंजाइम निकलता है जिसे सलाइवरी अमाइलेज बोलते हैं। इस सलाइवरी अमाइलेज का जो pH होता है, इट इज़ स्लाइटली एसिडिक, दैट इज़ द 6.8 pH। इसका pH 6.8 होता है, जो कि हमारे खाने में स्टार्च को कन्वर्ट करता है शुगर में। ठीक, तो स्टार्च को ये जो है कन्वर्ट कर देता है, मुंह से ही हमारे इनिशियल डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, तो जिसकी वजह से ये स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक, इसके बाद मैं आपको बता, नेक्स्ट आपका इसोफेगस। तो इसोफेगस माउथ कैविटी के बाद जो पाइप आती है, इट इज अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी एक नली होती है, जो इनिशियली डाइजेस्टेड फूड को वो नीचे की ओर ले जाती है, और ये ओपन्स होती है स्टमक में। स्टमक में ये ओपन्स होती है, और इसी इसोफेगस में, जिससे मैंने पहले बताया कि इसे फूड पाइप भी कहते हैं, इसे फूड पाइप इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी से खाना जाता है। और इस फूड पाइप में एक रिदमिकली कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये रिदमिकली कॉन्ट्रैक्शन जो है, इसे हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी कहते हैं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का मतलब है कि जो फूड होता है ये जिग जैग मूवमेंट करते हुए नीचे की ओर इंटर्स होता है स्टमक में, तो ये आपका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है वो पॉइंट है आपका स्टमक। तो स्टमक मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट इज द स्टमक। तो स्टमक देखिए, ये आपका जे शेप्ड ऑर्गन होता है एलिमेंट्री कैनाल में, जो कि फूड को मैक्सिमम टाइम तक अपने अंदर रखता है। लगभग खाना यहाँ पर 4 से 5 घंटे रुकता है। इसमें डिफरेंट टाइप्स के जूसेस मिक्स होते हैं। और अगर हम इस की बात करें तो इसमें बेसिकली 4 पार्ट्स होते हैं। ठीक, ये जो 4 पार्ट्स आपके होते हैं, ये सबसे पहले आपका अगर देखें तो ये 4 पार्ट्स हैं। इसे पहला कार्डियक पार्ट बोलते हैं, ठीक, नेक्स्ट फंडस, नेक्स्ट बॉडी, एंड नेक्स्ट इज द पाइलोरिक पार्ट। ये 4 भाग जो है वो स्टमक के होते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर देखें
तो इसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं जो कि 3 चीज़ों को सिक्रीट करती हैं। पहला आपका निकलता है यहाँ से HCl, दूसरा पेप्सिन, और तीसरा जो है वो निकलता है म्यूकस। HCl जो होता है ये पूरे फूड को एसिडिक मीडियम देता है। पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है, और म्यूकस जो होता है ये आपके स्टमक को प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम HCl। अब जो कि बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे HCl निकल रहा है तो HCl तो हमारे पेट के लिए नुकसानदायक हो सकता है, HCl तो एक एसिड होता है। लेकिन जो पेट की दीवार होती है, ये लाइनिंग ऑफ द स्टमक, तो पेट की दीवार के किनारे किनारे इस प्रकार से एक सरफेस बनी होती है म्यूकस की। आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो रेड कलर सरफेस में बना रहा हूँ ये म्यूकस की है। अब यहाँ पर जो HCl या जो भी यहाँ पर एंजाइम्स निकलते हैं वो सब इस म्यूकस से टकराते हैं, ना कि वॉल ऑफ द स्टमक से टकराते हैं। इस वजह से HCl का प्रभाव इस स्टमक की वाल पर नहीं होता है। और ये क्वेश्चन भी है आपके एक्सरसाइज में कि HCl हमारे पेट को नुकसान क्यों नहीं करता है, उसका कारण ये है। नेक्स्ट टॉपिक इज द नेक्स्ट पार्ट इज द, इसके आगे देखें तो जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा भाग होता है, लगभग 6.25 मीटर ये लगभग भाग होता है। जो भी यहाँ पर स्टमक से, जो कि स्टमक में स्पिंचर्स मसल्स होती है जो फूड को आगे की ओर पास कर देती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में बेसिकली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इनका डाइजेशन होता है, और यहीं पे माना जाता है कि कंप्लीट डाइजेशन फूड का होता है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 प्रकार की ग्लैंड्स के द्वारा, पहला है आपका लीवर और दूसरा है पैंक्रियाज। तो इन दोनों के द्वारा जो है जूस सिक्रीट किए जाते हैं, जिसे हम बाइल जूस या पैंक्रियाटिक जूस भी कहते हैं। इसके द्वारा बाइल जूस निकलेगा और इसके द्वारा पैंक्रियाटिक जूस निकलेगा। ठीक, पैंक्रियाटिक जूस के मिक्स हो जाने के कारण इसका जो मीडियम होगा वो मीडियम स्लाइटली एल्केलाइन हो जाएगा। ठीक है, एल्कलाइन मीडियम हो जाता है। और यहाँ पर जो बाइल जूस होता है, बाइल जूस बेसिकली फैट पर काम करता है और फैट का इमल्सिफिकेशन हो जाता है। इमल्सिफिकेशन हो जाता है यानी कि फैट जो है वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में टूट जाता है, इमल्सिफाइड हो जाता है। और जो आपका पैंक्रियाटिक जूस होता है, पैंक्रियाटिक जूस जो है ये डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को। यहाँ पर पैंक्रियाज में 2 प्रकार के ट्रिप्सिन और लाइपेज, 2 यहाँ पर होते हैं एंजाइम्स जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होती हैं। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स जो फाइनली कार्बोहाइड्रेट को चेंज कर देती है। इससे जो एंजाइम निकलेगा इंटेस्टाइनल, इसे सक्सेस इंटेरिकस एंजाइम निकलता है, इसे चेंज कर देता है ग्लूकोज में। नेक्स्ट प्रोटीन को चेंज कर देता है अमीनो एसिड में, और जो आपका फैट होता है फैट को चेंज कर देता है ग्लिसरॉल में। तो ये आपका होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और यहीं पर विलाई होते हैं। जो विलाई इन
मटीरियल्स को, इन सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद इसको भेज देते हैं कहाँ पर, सेल में। सेल में इसका एसिमुलेशन हो जाता है, यानी कि इसको यूज़ हो जाता है बॉडी ग्रोथ के लिए। और नेक्स्ट अब इस जगह पर केवल लास्ट टॉपिक आपका बचा हुआ है और वो है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन देखिए तो लार्ज इंटेस्टाइन में आपका होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में आपका होता है बेसिकली रीएब्जॉर्प्शन, और ये आपका होता है लगभग 1.25 मीटर लॉन्ग। ये रीएब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि जो एब्जॉर्ब होने से रह गया है स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहाँ पे रीएब्जॉर्ब होता है और यहाँ पर बेसिकली अनडाइजेस्टेड फूड आगे की ओर बढ़ा दिया जाता है, जिसे एनस में भेज दिया जाता है फीसेस के रूप में, और वहाँ से इसे निकाल दिया जाता है बॉडी के बाहर, जो कि ईजेशन प्रोसेस कहलाता है। इस जगह पर भी विलाई होती है जो कि रीएब्जॉर्ब करते हैं फूड मटेरियल को। अगर कोई फूड पार्टिकल्स रह गया हो, यानी कि वो ग्लूकोज हो सकता है या अमीनो एसिड हो सकता है, वो रह गया हो एब्जॉर्ब होने से, तो वो यहाँ पर रीएब्जॉर्ब हो जाता है। दैट्स ऑल। ये था आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। दैट्स ऑल।